तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए और फ़ोन को रख दीजिए साइड में, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। कहानी की शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली कहानी का नाम है रात की यात्रा। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी साल 2000 या फिर 2001 के बीच की है, जब मेरी बहन की नई नई शादी हुई थी और उसे गांव जाकर कुछ ही महीने या फिर शायद एक साल ही हुआ था। अब जैसे कि हर गांव में एक मेला लगता है, उनके भी गांव में हर बार की तरह इस बार भी मेला लगा हुआ था और उस दौरान गांव के कुल देवी या फिर कुल देवताओं की पूजा की जाती है। गांव गांव में जगराता का माहौल होता है, भजन कीर्तन गाए जाते हैं और भगवान की पूजा की जाती है। और उस दिन भी आसपास के कुछ गांव से भजन सुनने के लिए कुछ गांव वाले आए हुए थे। वैसे तो ऐसे दिनों में बहुत से लोग नाल साथ के जो पड़ोसी होते हैं गांव वाले, बहुत से ज़्यादा लोग आवाजाही करते हैं, पर जिनके साथ ये हादसा हुआ था वो 4 या 5 लोग थे और उनके साथ एक 7 या 8 साल का एक छोटा लड़का भी था। उन्हें उस गांव भजन कीर्तन और खाना खाकर निकलने में बहुत रात हो गई थी। अब ज़्यादातर आसपास के गांव ज़्यादा दूर नहीं होते थे, तो पुराने लोग चलकर या फिर साइकिल से ही गांव से दूसरे गांव तक चले जाया करते थे। वो लोग भी उस रात चलकर अपने गांव जा रहे थे। गांव से बाहर जाने वाला रास्ता उसी गुजरती हुई एक नदी के पास से होकर गुजरता था। अब चांदनी रात थी, तो रास्ता तो साफ साफ दिखाई दे रहा था और जब वो सब उस रास्ते से जा रहे थे तब वो छोटा लड़का बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, पर उनमें से किसी ने भी उस बात को नोटिस नहीं किया और तभी उन्हें पीछे से घुंघरूं की आवाज़ सुनाई दी। वो सब अपनी जगह पर ही रुक गए। अब वो 4-5 लोग थे, तो उन्हें उस आवाज़ को सुनकर ज़्यादा डर तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी। उन्होंने उस औरत से पूछा कि इतनी रात को यहाँ पर अकेले ऐसे रास्ते पर क्यों खड़ी हो? तो फिर उस औरत ने जवाब दिया कि उसे अपने गांव जाना है, पर उसे अकेले आगे जाने से डर लग रहा है। तब उस औरत के उस जवाब की वजह से किसी को भी उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद ये औरत भी मेले की वजह से यहाँ पर गांव आई होगी और डर के मारे यहीं रुक गई होगी। उन्होंने उस औरत को उनके साथ साथ चलने के लिए कहा। वो भी उनके पीछे पीछे पैदल चलते हुए जाने लगी। वो बच्चा अब उन सब लोगों के आगे आगे चल रहा था और वो औरत उन सब के पीछे चल रही थी। वो लोग सभी आपस में बात करते हुए जा रहे थे और उनका और किसी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं था। वो छोटा लड़का अब भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वो अब भी उस औरत को ही देख रहा था, पर कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी के ध्यान में वो बात आ गई कि बच्चा बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है। तो उन्होंने बच्चे के हाथ पकड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो तभी तो नॉर्मल थे, सब कुछ सही जा रहा था। और फिर उस आदमी ने बच्चे से पूछा, अरे यार, क्या हुआ तुझे? तू बार बार पीछे क्यों देख रहा है? और तब उस बच्चे ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और तभी अचानक ही वो उसी जगह पर रुक गया। उस बच्चे ने उस आदमी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और तब उस औरत ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए ही कहा, आज शायद चलकर थक गया होगा, लाओ मैं इसे उठा लेती हूँ। और ऐसा कहते हुए उस औरत ने बच्चे को उठाकर अपने हाथों में ले लिया। तब वो बच्चा उस औरत के कंधे पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे वो सो रहा हो। असल में वो सो रहा था या फिर उस पर औरत का कोई असर था, ये बात तब किसी के ध्यान में नहीं आई। वो लोग फिर से आपस में बात करते हुए चलने लगे और वो औरत उस बच्चे को लेकर उनके पीछे पीछे ही जा रही थी। थोड़ा और दूर आगे जाने के बाद उस आदमी ने फिर से कुछ महसूस किया कि उनके पीछे वो औरत चल ही नहीं रही और उसने एक झट से पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़कर देखने के बाद सारे के सारे लोग हैरान रह गए। उनके पीछे कोई भी नहीं था
वो औरत उस बच्चे के साथ अचानक ही कहीं गायब हो चुकी थी। वो सभी लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे और फिर वो उस बच्चे को आवाज़ देते हुए ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे और वहीं आसपास उसे ढूंढने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो औरत अचानक कहाँ गायब हो गई। और तभी किसी ने बीच में ही कहा, हम नदी के पास वाले रास्ते पर हैं, तो हमें नदी के पास जाकर देखना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त नदी में डूबकर मरने वाले लोगों की आत्माएं पानी से बाहर आती हैं। और उसकी इतनी बात सुनकर वो सभी दौड़कर ही नदी के पास चले गए। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो बच्चा तो पानी के बाहर वहीं किनारे पर ही पड़ा हुआ था और एक सफ़ेद परछाई नदी के बीचों बीच पानी के अंदर उतर रही थी। वो धीरे धीरे पानी के अंदर जा रही थी। उन्हें पता नहीं था कि वो बच्चा कैसे बच गया। वो लोग जल्दी से उसे उठाकर वहाँ से निकल गए। जब उस बच्चे को होश आया तो उसने बताया कि जब वो उनके साथ साथ चल रहा था तो उसने उस औरत को पानी से बाहर निकलते हुए देखा था और वो औरत उसे बार बार इशारा करते हुए उसे अपने पास बुला रही थी और इसीलिए वो लड़का पीछे बार बार मुड़कर देख रहा था। और तब उन लोगों का मानना था कि शायद साती आसरा या फिर 7 अप्सराओं ने उस बच्चे की जान बचाई थी और इसीलिए शायद वो आत्मा उसे पानी के अंदर नहीं ले जा सकी। उसके कुछ दिनों बाद उन्हीं में से एक आदमी ने, जहाँ पर वो घटना हुई थी, उनके गांव के लोगों से उस हादसे के बारे में बात की जहाँ पर ये घटना हुई थी। तब उसे पता चला कि उस औरत की उसी नदी के पानी में डूबकर मौत हो गई थी। एक दोपहर वो औरत उसी नदी के पास कपड़े धोने के लिए चली गई थी। तब वहाँ पर गांव की कुछ और भी औरतें कपड़े धो रही थीं और उनका कहना था कि मरने वाली औरत उस दिन किसी बड़े से पत्थर के पास पानी में अपना एक पैर रखकर कपड़े धो रही थी और वो पानी के अंदर अचानक ऐसे चली गई जैसे किसी ने उसे पानी के अंदर खींच लिया हो। तब उन्हें ना तो वहाँ पर कोई जानवर दिखाई दिया और ना ही कोई अजीब चीज़ नज़र आई। पर उसके कुछ देर बाद ही नदी के अंदर एक छोटा सा पानी का बवंडर सा बन गया और उसके बाद वो औरत ऊपर वापस नहीं आई। गांव के लोगों ने और पुलिस ने भी उसकी चारों ओर खोजबीन की, पर उसकी लाश तो नदी में कहीं नहीं मिली। वो शायद हमेशा के लिए उसी पानी के अंदर ही समा गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो दोस्तों, अब हम करते हैं दूसरी कहानी शुरू। दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है पुराना अस्पताल। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट कर दें एक अच्छा सा, मुझे मोटिवेट मिलता है। और लाइक ज़रूर करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है। चलो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। कौन है तू? दूर हट, छोड़ मुझे, जाने दे, छोड़ मुझे, जाने दे। ऐसा चिल्लाते हुए मेरा बड़ा भाई बीच दोपहर में नींद में झटके खा रहा था। अब तो हमें उसकी ये हालत की आदत पड़ गई थी। ये सिलसिला करीबन 1 महीने से चल रहा था और वजह वही थी, वो पुराना टूटा हुआ मिट्टी का घर। गांव के बिल्कुल बाहर एक 2 मंजिला मिट्टी का घर था। चारों ओर घने पेड़ थे, सामने बड़ा सा आंगन और एक पुरानी सूखी हुई कुएं जैसी जगह थी जो कि अब गिरने की हालत में थी। खिड़कियां, दरवाजे, छत सब दीमक से सड़ गए थे। पहले कमरे को छोड़ दे तो पीछे के 2-3 कमरे आज तक बंद थे। दिन में तो वो घर एकदम वीरान लगता था, लेकिन रात में किसी भूतिया घर जैसा दिखाई पड़ता था। गर्मी का मौसम चल रहा था। धूप ऐसी पड़ती कि बदन से पसीना पानी बनकर निकल जाए। ऐसे में हमें क्रिकेट खेलने के लिए सही जगह की तलाश थी और हमने वही जगह चुनी। आसपास पौधे पेड़ इतने थे कि सीधे धूप अंदर ही नहीं आ रही थी। और एक दिन मैं, मेरा भाई पिंटू और गांव के उसके 7-8 दोस्त, हम सब 7-8 जने मिलकर उस खंडरनुमा घर के आसपास खेलने के लिए पहुंचे। खेलते खेलते भाई ने जोर का शॉट मारा
तो बॉल सीधा छत से लुढ़कते हुए घर के अंदर चला गया। हम सब बस एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब बॉल लेने कौन जाएगा? किसी ने सवाल किया और तब मेरा भाई बोला, अरे ये भी कोई बात है, मैं लाता हूँ। तो वो मेरा भाई भागकर घर के अंदर चला गया। उसके बाद काफ़ी देर तक हम सब बाहर खड़े थे, पर भाई तो बाहर नहीं आया। अब हमें डर लगने लगा और फिर मैं सबको लेकर घर के अंदर घुसा। हर तरफ मिट्टी, मकड़ी के जाले और टूटा धूल से सना हुआ सामान पड़ा था। हमने मोबाइल की टॉर्च से एक रास्ता बनाया और कमरे की ओर बढ़े। मैं अगले कमरे तक पहुंचा, दरवाज़ा खोला और अंदर जो देखा वो देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरा बड़ा भाई 2 फीट हवा में ऊपर तैर रहा था और वहीं सामने ज़मीन में नीचे जाते हुए तहखाने का दरवाज़ा खुला था और उसके पास कोई खड़ा था। और फिर जैसे ही मोबाइल लाइट उस तरफ गई और तहखाने का ढक्कन जोर से धड़ाम से बंद हुआ और उसी वक्त भाई नीचे गिर पड़ा। हम सब चिल्लाते हुए उसे किसी तरह खींचकर नीचे ले आए, यानी कि बाहर ले आए। लेकिन जब हम बाहर निकल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी कॉलर पकड़कर मुझे पीछे खींचा हो। और ये एहसास सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सभी को हुआ था। सबको लगा कि उसे कोई या उन्हें कोई पीछे खींच रहा है। मैंने तो झटके से अपना शर्ट छुड़ाया। मेरा शर्ट फट गया, पर फिर भी हम किसी तरह भाई को घर तक ले आए। वो अब भी बेहोश था। माँ ने जल्दी से तुरंत पापा को बुलाया और फिर पापा भी तुरंत डॉक्टर को लेकर घर पहुँचे। हमने डरते हुए पूरा किस्सा बता दिया और फिर इतना सुनते ही पापा चिल्लाने लगे, अरे किसी ने बोला था तुम्हें वहाँ जाने को, वो अस्पताल के पास। अस्पताल? हम सब हैरान होकर उन्हें देखने लगे। अरे वो जगह शरापित है और न जाने तुम्हें कितनी बार ये एक बात समझाई है, पर तुम्हारे दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं। तुम सबको तो यहीं जाना होता है, पागल कहीं के, मर जाओगे कभी। दिन भर सबकी डांट खाकर हम सब चुपचाप अपने घरों में बैठे रहे। और फिर उसी रात दादाजी मुझे एक कहानी बताने लगे। करीब 30 या 40 साल पहले की बात है बेटा। तब हमारा गांव छोटा था, गाड़ियां वाड़ियां कुछ नहीं थी। कोई भी छोटा मोटा काम हो तो सीधे शहर जाना पड़ता था। और उस वक्त गांव में एक नए डॉक्टर आए थे। उनके हाथ में जैसे जादू था। कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज वही करते थे। उनका घर गांव के बाहर था, हरे भरे पेड़ों के बीच, और घर के सामने साफ सुथरा आंगन भी। एक दिन गांव के कुछ बच्चे जंगल में फल तोड़ने गए थे। तभी एक बच्चे को सांप ने काट लिया। सब उसे दौड़ते हुए घर ले आए। तभी उसकी हालत बहुत बुरी थी। बदन नीला पड़ गया था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। लोग बोले कि उसे जल्दी से शहर ले चलते हैं, पर उस वक्त बिल्कुल कम था। तो वो सब उसी वक्त उसे उस डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बाबू तब घर में नहीं थे, वो कहीं दूसरे गांव गए हुए थे। उन्हें बुलाया गया तो वो भी भागे भागे आ गए। 2 घंटे तक लगातार इलाज करते रहे, दवाइयाँ दी, पत्ते, जड़ी बूटी, रस सब लगाते रहे और आखिरकार फिर लड़का धीरे धीरे होश में आने लगा। सब खुश हो गए। डॉक्टर ने उस लड़के के बाप से कहा, आज रात इसे यहीं रहने दो, सुबह ठीक लगे तो घर ले जाना। और सब उनकी बात मान गए। रात में तो सब ठीक था और फिर 2 या 3 बजे के आसपास लड़का फिर से उल्टियाँ करने लगा। डॉक्टर ने फिर कोशिश की पर कुछ काम नहीं बना और फिर वो लड़का मर गया। खबर आग की तरह फैल गई। औरतें चिल्लाने रोने लगी और फिर पूरा गांव शोक में डूब गया। और फिर धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी कि डॉक्टर की गलत दवा और उसके इलाज में कोई कमी की वजह से उस बच्चे की मौत हुई है। और फिर लोग उनको ही जिम्मेदार मानने लगे। गुस्से में कुछ लोगों ने उन्हें आकर पीट भी दिया, लेकिन पंचों ने बीच में आकर उनका बचाव किया। और उसी रात को वो डॉक्टर अपने परिवार के साथ वो गांव और घर छोड़कर कहीं चले गए। और तब से उस घर के पास, मतलब उस अस्पताल के पास कोई भी नहीं जाता है।
उस घटना के कुछ दिन बाद गांव के दो किसान उस अस्पताल के पास से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि घर की छत पर एक बच्चा बैठा है। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही था जिसकी यानी कि मौत हुई थी और जिसको सांप ने काटा था। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागते हुए गांव पहुँचे और उन्होंने वो पूरी बात गांव वालों को बता दी। और उसके बाद भी गांव के कई लोगों ने उस बच्चे को कभी उस अस्पताल की छत पर, कभी खिड़की में और कभी दरवाजे पर बैठा हुआ देखा था। पर किसी ने भी कभी उस अस्पताल के पास जाने पर हिम्मत नहीं की। दादाजी की इतनी बात सुनकर हम सब डर गए। दादाजी ने हमें ये किस्सा सुनाकर सबको डरा दिया था। हम अभी संभले भी नहीं थे और उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। मैं भी एक बार दोपहर के वक्त वहाँ पर गया था। उस घर से बहुत ही अजीब बदबू आ रही थी। तो मैं नाक दबाकर वहाँ से काफ़ी दूर चला गया, लेकिन 4-5 दिन बाद भी वही बदबू आ रही थी। पहले तो लगे कि शायद कोई कुत्ता मर गया होगा, पर वो बदबू कुछ और ही थी। और फिर किसी ने इसको खबर कर दी। गांव में पहली बार पुलिस की गाड़ी आई। 4-5 पुलिस वाले नाक दबाए घर के अंदर गए और अंदर तलाश करने लगे। और तभी उन्हें नीचे तहखाने में एक आदमी की लाश मिली। उसका शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था और उसकी ही गंदी बदबू वहाँ से उठकर चारों तरफ फैल रही थी। ऐसा लगता था कि शायद कोई चोर चोरी करने वहाँ पर गया था और फिर वहीं मर गया। जब दादाजी के मुंह से तहखाना ये शब्द निकला, तब हमारे हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि हमें भी वो तहखाना दिखा था जिसका दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया था। कहानी ख़त्म हुई और उस वक्त भी मेरा भाई बेहोश पड़ा था। हम सबको उसकी बड़ी चिंता हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये सब ठीक हो जाएगा और उसे भी जल्दी होश आ जाएगा। हम सब भाई के पास बैठे हुए थे। जब भाई को होश आया तो वो काफ़ी डरा हुआ था, आंखें बंद कर कर चिल्ला रहा था। तब मैंने उसका जाकर हाथ पकड़ लिया और तब जाकर वो शांत हुआ। आंखें खोलते ही उसने माँ को गले लगा लिया और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और जब वो थोड़ा संभला तो उसके बाद सबने भाई से पूछा कि तुमने वहाँ पर क्या देखा था। और फिर भाई ने अपनी कहानी बताई। मैं अंदर गया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हर तरफ अंधेरा था। मैंने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और पहले कमरे में पहुंचा, मगर मुझे वहां पर गेंद नहीं मिली। आगे बढ़ा तो वहां पर एक और कमरा था। वहां उसका मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर वहां गहरा और अंधेरा था। अंदर सब कुछ सामान बिखरा हुआ था, जाले लगे हुए थे चारों ओर। मैं मोबाइल की फ्लैश में वहां पर देखने लगा कि आखिर गेंद है कहाँ। वहाँ पर बस एक लकड़ी की अलमारी, 2-3 लकड़ी के पलंग और नीचे जाता हुआ एक बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था। मैंने एक एक कर पलंग के नीचे टॉर्च मारी और फिर अलमारी के नीचे देखा। वहीं अलमारी के नीचे दूर एक कोने में हमारी गेंद पड़ी थी। मुझे ये समझ नहीं आया कि वहाँ पर गेंद कैसे पहुँची। मैंने हाथ बढ़ाकर वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ वहाँ पर नहीं जा रहा था। आसपास देखने लगा कि कुछ है जिससे मैं गेंद खींच लूँ। और फिर वहीं पड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा मैंने उठाया और फिर उससे मैंने गेंद बाहर निकालना शुरू किया। अचानक तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरी लकड़ी पकड़ ली है। डरते डरते मैंने उसी तरफ फिर टॉर्च मारी और मेरा खून जम गया। मेरे सामने एक 8-10 साल का बच्चा, वो भी नीचे लेटा हुआ था। अंधेरे में उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। चमड़ी सफ़ेद, झुर्रियों वाली और डरावनी थी। वो देखकर मैं वहाँ से पीछे हटने लगा, मगर उस बच्चे ने सांप की तरह नीचे से सरकते हुए तेजी से आकर मेरा पैर पकड़ लिया। मैं वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मगर मेरी आवाज़ वहाँ से बाहर ही नहीं जा रही थी। उसने मुझे वहीं नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर आकर बैठ गया। उस झटपटाहट से मेरा मोबाइल मेरे हाथ से गिरा, फ्लैश टॉर्च भी बंद हो गई और फिर उसके बाद चारों तरफ
और भी ज़्यादा अंधेरा हो गया। मैंने फिर से चिल्लाने की कोशिश की, मगर शायद तभी वो मेरी छाती पर चढ़ गया। उसका वजन तो इतना था कि मैं शायद उठ भी नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने उठाया और वहाँ से भागने की कोशिश की। पीछे से उसने फिर से मेरे कंधे पर छलांग लगाई और फिर उसने मुझे ज़ोर से गिरा दिया। मेरे पैर पकड़कर वो नीचे मुझे तहखाने की ओर ले जाने लगा और मेरे सिर पर तब बहुत ज़ोर से चोट लगी थी और तभी मेरी आंखें भी बंद होने लगी थी। फिर तो मुझे इतना याद नहीं, बस ऐसे लगा जैसे कोई तेज़ रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही है और मैंने आंखें बंद कर ली है। इतना सुनकर दादाजी बोल पड़े, अरे वो रोशनी नहीं थी बेटा, तेरा भाई तुझे ढूंढते हुए अंदर आया था। और इतनी बात सुनकर मेरा भाई मेरी ओर देखने लगा और फिर दादाजी ने हम सभी बच्चों को समझाया कि बच्चों, उस जगह पर अब कभी भी मत जाना। आज इस बात को तकरीबन 25 साल हो चुके हैं और अब कोई परेशानी नहीं है। उस खंडर जैसी जगह में अब एक सरकारी कार्यालय बन चुका है। पर फिर भी मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी किसी सुनसान और अनजान जगह पर जाएं तो ज़रा सावधानी रखिए, क्योंकि कुछ जगह सच में ही भूतिया हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज आपने 2 कहानियाँ सुनी और आपको दोस्तों ये कहानी हमें शिवांश ने भेजी है और ये कहानी मैं शिवांश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये घटना कुछ 3 या 4 साल पहले की है। वो शायद जुलाई का महीना था और बरसात के दिन चल रहे थे और मुझे एक काम मिल गया था। काम ये था कि मुझे एक घर का सामान लेकर नाकिस से नागपुर जाना था। वैसे मैं जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मौसम बहुत ख़राब था और तेज़ बारिश भी हो रही थी। डर इस बात का था कि अगर मैं बारिश में फंस गया तो उल्टा देने के लेने पड़ जाएंगे, मतलब कि मेरा ही नुकसान होगा। और फिर मैंने उन्हें बताया कि बारिश की वजह से मैं तो नहीं जा सकता, पर सामने वाली पार्टी ने मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे देने का वादा किया और जल्द से जल्द सामान नागपुर यानी उनके दूसरे घर पहुंचाने को कहा। तो कुछ देर सोचने के बाद मैं भी मान गया और शनिवार दोपहर को उनके नासिक वाले घर चला गया। उस दिन सुबह से बारिश गिर रही थी और बारिश में सामान को ट्रक में लोड करते करते रात के 8 बज गए। रात के समय सारा सामान गाड़ी में लोड करने के बाद मैं अकेला ही नागपुर की ओर निकल पड़ा। अब मैंने दोपहर से खाना भी नहीं खाया था, तो मुझे बहुत भूख लगी थी। तो मैं आगे जाकर रास्ते पर एक ढाबे पर अपने ट्रक को एक साइड रोका और वही खाना खा लिया। मैं जब खाना खाकर ढाबे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक आदमी बारिश में भीगता हुआ मेरे ही ट्रक के पास खड़ा था। मैं अपने आप को बारिश से बचाते हुए भागकर ही उसके यानी कि उस आदमी के पास चला गया। तो उसने कहा कि वो एक दूसरे ट्रक से नागपुर की ओर ही जा रहा था, पर वो जिस ट्रक से जा रहा था वो ट्रक पीछे कहीं बंद पड़ गया है और वो चलकर ही इस ढाबे तक आया है। तकरीबन 1 घंटे से वो नागपुर जाने वाली ट्रक को ढूंढ रहा था। तो मैंने उस आदमी को मेरे साथ चलने को कहा। वो आदमी गीले कपड़ों के साथ सिकुड़कर एक कोने में बैठ गया। मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं क्या? तो उसने ठंड से कांपते हुए ना में जवाब दिया। अब मेरे पास भी उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो सोचा कि कहीं आगे जाकर किसी ढाबे पर ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब सफ़र काफ़ी लंबा था, तो मैंने ट्रक में टेप यानी कि म्यूज़िक सिस्टम चालू कर दिया। तो बड़ी आवाज़ में मैंने गाना बजाना शुरू किया। ज़्यादातर तो वो फिल्मी गाने थे, पर बीच बीच में ही कोई भजन, कोई भगवान का गाना शुरू हो जाता था। और जैसे ही भगवान का गाना शुरू होता तो वो आदमी थोड़ा अजीब सा व्यवहार करने लगा था। अजीब तरह से अपने शरीर को तोड़ने मड़ोड़ने लगता था। बीच बीच में ही अपने सिर को काफ़ी नीचे झुका लेता था। उसकी आंखों से बार बार पानी निकलने लगता और उस बारिश में ठंडे मौसम में
अचानक उसके सिर से लेकर पाँव तक उसे पसीना आने लगता। मैंने गौर से 3 या 4 बार देखा। जब भी कोई भगवान का गाना या भजन शुरू हो जाता, अचानक ही उसकी हालत बिगड़ने लगती थी। वो देखकर मैंने उस आदमी से पूछा, भाई कोई तकलीफ़ है क्या, या फिर तबीयत खराब है? तो उसने थरथराते हुए हाथों से इशारा करते हुए बस इतना ही कहा, नहीं, क्या तुम ये टेप बंद कर सकते हो? मुझे उस आवाज़ से तकलीफ़ हो रही है। मुझे सच में थोड़ा बुरा लगा क्योंकि गाने बहुत ही आवाज़ में चल रहे थे। पर हमें ट्रक वालों की आदत होती है, अगर हमें नींद ना आए तो हम इसलिए अक्सर बड़ी आवाज़ में गाने चलाते हैं। लेकिन उस आदमी की हालत को देखकर मैंने तुरंत टेप को बंद कर दिया। उस वक्त रास्ते पर ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी और जिस नेशनल हाईवे पर हम जा रहे थे वहाँ तो कहीं कहीं लाइट्स भी बंद थी। काफ़ी देर ट्रक चलाने के बाद रात के तकरीबन 2 या 2:30 बज रहे थे कि तभी खड़खड़ आवाज़ करते हुए अचानक ही ट्रक एक जगह पर रुक गया। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। अभी तक तो सब ठीक था। मैंने आगे देखा तो आसपास दूर दूर तक फैला मैदान दिखाई दे रहा था। चारों ओर सिर्फ मैदान था और बीच बीच में से कई बड़े बड़े पेड़ थे और कई घनी झाड़ियाँ थी जो रात के उस वक्त काफ़ी डरावनियाँ लग रही थी। मैंने कई बार ट्रक को चालू करने की कोशिश की पर ट्रक चालू ही नहीं हो रहा था। मैंने उस आदमी से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ कि गड़बड़ क्या है। तो मुझे देखकर वो आदमी पहली बार थोड़ा मुस्कुराया। उस रास्ते पर आसपास कोई भी नहीं था, बस एक आध गाड़ी उस रास्ते पर नज़र आ रही थी। मैं नीचे उतरकर गाड़ी के नीचे जाकर इंजन चेक ही कर रहा था कि वो आदमी तेज़ी से गाड़ी के नीचे उतर गया और उतरकर सीधे रास्ते के किनारे झाड़ियों के बीच अंदर जाने लगा। मैंने उसे आवाज़ दी, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद वो टॉयलेट के लिए गया होगा। मैंने फिर से उसे आवाज़ दी, देखो ज़्यादा अंदर मत चले जाना। और फिर मैं इंजन चेक कर कर टायर चेक करने लगा। अभी सिर्फ कुछ 2 या 4 मिनट ही हुए थे कि मैंने उस झाड़ियों में से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से दर्द से कहरा रहा हो। मैं तुरंत भागते हुए उन झाड़ियों में जाने लगा। मैंने आगे जाकर देखा तो वहाँ वो आदमी था ही नहीं। अंधेरा होने की वजह से आसपास ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था कि तभी किसी ने किसी तेज़ चीज़ से पीछे से मेरे सिर पर वार किया। किसी तेज़ धारदार कोने से मेरे सर पर खरोच भी आ गई थी। मैं गुस्से में ही पलटा पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने गुस्से में ही कहा, कौन है बे साले, मेरे सामने आ। पर वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था और जब मैंने वापस उन झाड़ियों की ओर देखा तब सामने कुछ ही दूरी पर एक औरत दिखाई दी। वो औरत अचानक ही मुझे सामने नज़र आने लगी थी। मैंने अपनी आंखों को मलते हुए देखा पर वो औरत पहले जितनी दूर थी अब वो मुझसे कई ज़्यादा करीब नज़र आने लगी थी। वो देखकर मेरी सांस तो जैसे रुक सी गई और धड़कन भी बिल्कुल धीमी सी हो गई और बदन एकदम ठंडा सा होता महसूस होने लगा। मैं वहाँ से हटते हुए उन झाड़ियों में जाने लगा कि तभी मेरा पैर किसी नरम चीज़ से टकराया और मैं एक पल में ही नीचे गिर पड़ा। मैं कैसे तैसे अपने आप को संभाल कर उठने की कोशिश कर ही रहा था कि मैंने देखा कि जिस चीज़ से मैं टकराया था वो वही आदमी था जो कुछ देर पहले मेरे साथ मेरे ट्रक में था। और अब वो औरत उस आदमी की छाती पर अजीब तरह से बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा बिल्कुल उस आदमी के चेहरे के सामने था और उस औरत की रीढ़ पूरी तरह से मुड़ी हुई थी। उस आदमी और उस औरत के चेहरे में बस 1 इंच की दूरी थी। मैं यहाँ धीरे से ही बड़बड़ा रहा था, हट जाओ, हट जाओ वहाँ से। उस पर ज़ोर से बोलने की, उस पर ज़ोर से चिल्लाने की मुझ पे तो हिम्मत ही नहीं थी। वो आदमी थोड़ा होश में था और वो मुझे
उस औरत से बचाने के लिए इशारा कर रहा था कि तभी वो औरत जोर से ही उसके चेहरे पर चीख की इतनी बड़ी थी कि वो आदमी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस चीख को सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। वो चीख, वो सब, वो बहुत भयानक था। वो औरत उसे और मुझे मार देना चाहती थी। मैंने देखा कि उस आदमी का दम घुट रहा था, पूरी तरह से उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए झपटपटा रहा था। मैं जानता था कि मैं अकेला उस औरत के सामने कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं दौड़कर अपने ट्रक के पास चला गया और अंदर कुछ हथियार वगैरह ढूंढने लगा। और तभी मेरा ध्यान मेरी म्यूजिक सिस्टम की ओर चला गया। मैंने झट से गाड़ी को चाबी लगाई और बड़ी आवाज़ में टेप को चालू कर दिया। मेरा नसीब अच्छा था कि मैंने जिस भगवान के गाने को टेप पर बंद किया था, टेप तो वहीं से आगे चालू हो गया। और तब डरते हुए मैं भी भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान करे सब ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से स्टेप नहीं ली और उन झाड़ियों के बीच चला गया। अब उस औरत ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर रखा था। वो अब डर की वजह से चीख रही थी। वो इतनी तेज और बुरी तरह से काँप रही थी कि वो देखकर मैं समझ गया कि वो कोई आम इंसान नहीं थी। मतलब मेरा पैतरा काम कर गया था। वो आदमी आधी बेहोशी में था। मैं उस आदमी को खींचते हुए उस औरत से दूर ले गया और फिर किसी तरह उसे उठाकर ट्रक के पास चला गया। वो सब मंजर देखकर मेरा अब सिर चकराने लगा था। आसपास सब अंधेरा ही अंधेरा था। अब तो मुझे एक आध वो गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी। सोचा कि अगर कोई दूसरी गाड़ी नज़र आ जाती तो किसी से मदद मांग सकता। मैंने डरते डरते भगवान का नाम लेकर किसी तरह उस आदमी को गाड़ी के अंदर धकेला और जाकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मैं गाड़ी को चालू करने ही वाला था कि मैंने उस झाड़ियों से फिर एक आवाज़ सुनी, अरे रुक जाओ, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? उस आवाज़ को सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने जिस आदमी को गाड़ी में बैठाया था वो अभी भी गाड़ी में बेहोश पड़ा हुआ था और वो आवाज़ भी बिल्कुल उसी आदमी की जैसी थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेना शुरू किया और फिर मेरी आवाज़ को सुनकर वो बाहर का आदमी अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया और फिर मेरी ओर देखते हुए उसने घुराते हुए कहा, ये मेरा शिकार है, मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। और मैं समझ गया कि वो बस एक छलावा है। मैंने डर के मारे ट्रक को चालू किया और ट्रक को भगाने लगा। मैं ट्रक को पूरी स्पीड से दौड़ा रहा था। भगवान का नाम लिया हुआ था और रब जाने कैसे उस वक्त ट्रक भी चालू हो गया था एक पल में ही। इतनी देर से जो ट्रक चालू नहीं हो रहा था वो अचानक से चल पड़ा था। पता नहीं वो डायन थी या कोई चुड़ैल थी, पर वो इतना भयानक था कि वो हादसे के बाद हम दोनों भी बीमार पड़ गए थे। कुछ वक्त बाद जब उस आदमी को होश आया तो उसने बताया कि असल में वो रात को नागपुर से मुंबई की ओर जा रहा था, पर बीच रास्ते में जब वो टॉयलेट के लिए उस जगह पर नीचे गाड़ी से उतरा था तो किसी अनजान चीज़ ने उसे कसकर पकड़ लिया था। शायद उसे किसी चीज़ ने पोजेस कर लिया था। वो तब वहाँ से आगे तो निकल गया, पर जैसे जैसे वो उस पर हावी होने लगी तो वो डायन या वो चुड़ैल कुछ भी थी, उसे वापस उसी जगह पर आने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए बीच रास्ते में ही वो मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ी से उतरकर मेरी गाड़ी में बैठ गया था। उसने कहा था कि तब अगर तुम मुझे आने से मना कर देते तो शायद मैं तुम्हें मार देता, पर अच्छा हुआ कि तुम मुझे वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गए और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरी जान बच पाई है। दोस्तों अब करते हैं दूसरी कहानी शुरू। दोस्तों मुझे कुछ रिक्वेस्ट थी कि वैम्पायर की कहानी लेकर आओ, तो मैंने वैम्पायर के बारे में इंटरनेट पर कुछ कहानियाँ ढूंढी और उसी में से एक कहानी अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबको ये बता दूं कि ये वैम्पायर दिखने में काफ़ी हद तक तो हमारे जैसे ही होते हैं,
इसीलिए इसे तब तक पहचानना मुश्किल होता है जब तक ये अपने असली रूप में ना आ जाए। वम्पायर जो लोगों का खून पीकर जिंदा रहते हैं और अपनी यहाँ शक्तियाँ बढ़ाते हैं, ये हमारी तरह ही जिंदा होते हैं, सांस भी लेते हैं, बस खाने की जगह ये इंसानों का खून पीते हैं। कई बार ये हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर का शैतान रात में ही जागता है और फिर ये सुनसान जगह पर जाकर इंसानी खून की तलाश करते हैं। सुना है कि ये कभी बूढ़े नहीं होते और इनमें बहुत सी अजीब सी ताकतें होती हैं। तो ये आगे की कहानी सोहम मुँह बात्रा इनकी आप बीती है। अब मैं उनके नज़रिए से आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम सौरभ है और मैंने उस रात जो भी देखा था वो एकदम सच है। जब भी मैं किसी को अपने वो एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ तो अक्सर लोग मुझ पर हंसते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब झूठ है। इसीलिए मैंने सभी लोगों को उस घटना के बारे में बताना ही छोड़ दिया था धीरे धीरे। पर सुनील जी के चैनल के जरिए मैं आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रहा हूँ। उस हादसे को मैंने अपनी आंखों से देखा था उस रोज़। उस रात हर रोज़ की तरह मैं अकेले घर से निकल गया था। मुझे रात में म्यूज़िक सुनते सुनते वॉक करना पसंद था। तब रात में ज़्यादातर गार्डन तो बंद हो जाते हैं, तो मैं मेरे घर से दूर एक गार्डन के बाहर फुटपाथ पर चल रहा था। उस वक्त रात के कुछ 11 बज रहे थे। तो तब मैंने देखा कि कोई जानवर था जो गार्डन के अंदर से झाड़ियों के बीच से तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया था। वो सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं ठीक से उसे देख भी नहीं पाया। उसी वक्त मेरे सामने एक दूसरा आदमी चल रहा था। उसका हल्का सा धक्का लगने की वजह से मेरा सारा ध्यान वहाँ से हट गया। मैंने गुस्से में ही उस आदमी की ओर देखा, पर उसे देखकर लग रहा था कि शायद वो मेरी तरह वॉक कर रहा था और वॉक करते हुए उस गार्डन के चक्कर लगा रहा था। उसके लाल जूते थे और उसने सफ़ेद टी शर्ट और सफ़ेद पैंट पहनी हुई थी। अब मैं हमेशा की तरह अपने कानों में हेडफोन डालकर म्यूज़िक को सुनते हुए चले जा रहा था। तब कुछ वक्त बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मैंने हेडफोन निकालकर पीछे मुड़कर देखा तो वो वही आदमी था जो कुछ देर पहले मेरे आगे चल रहा था। हम दोनों भी उस गार्डन के गोल गोल चक्कर लगा रहे थे और वो तेज़ी से एक चक्कर लगाकर अब मेरे पीछे आ गया था। उस वक्त बाहर ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया। लेकिन फिर से मैंने उस गार्डन के 2-3 चक्कर लगाने के बाद फिर से एक चीज़ को गार्डन के अंदर तेज़ी से यहाँ से वहाँ भागते हुए देखा। मुझे लगा कि शायद कोई कुत्ता वहाँ से झाड़ियों में फंस गया होगा, तो मैंने हेडफोन निकाल कर ग्राउंड के अंदर झाड़ियों के अंदर देखने की कोशिश की। गार्डन के अंदर हल्की हल्की सी रोशनी थी। गार्डन के बाजू में बड़ी बड़ी और घनी झाड़ियाँ थीं और उसके अंदर बड़े और ऊंचे पेड़ थे। मैंने उन झाड़ियों के बीच से अंदर देखने की कोशिश की। तब मैंने देखा कि गार्डन के अंदर बीचों बीच कोई इंसान खड़ा था। मुझे लगा कि वो उसी गार्डन का कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा। मैंने फिर से उस गार्डन का एक चक्कर पूरा किया। तभी मैंने देखा कि वो आदमी जो मेरे आगे चल रहा था, तो अब वो गार्डन के अंदर यहाँ वहाँ दौड़ रहा था और कोई चीज़ उसकी डबल स्पीड से उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती थी। मुझे वो आदमी ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसे देखकर मुझे ये महसूस हुआ कि उस आदमी की जान खतरे में है। मैं भागकर उस ग्राउंड के गेट के सामने जाकर खड़ा हो गया। वही एक जगह थी कि जहाँ पर झाड़ियाँ नहीं थी और वहाँ से अंदर ठीक से देखा जा सकता था। जैसे ही मैंने गेट के पास गया, मैंने देखा कि वो आदमी जो मेरे सामने चल रहा था वो बस अब ज़मीन पर पड़ा हुआ था और अपने हाथ झटक रहा था बार बार, और वो दूसरा इंसान उसके सीने के पास झुककर बैठा हुआ था। वो देखकर मैं समझ गया कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने आसपास देखा, पर आसपास कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी
नज़र भी नहीं आ रहा था, इंसान तक भी नहीं। तो मैंने वहीं पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और जोर से उस आदमी की ओर फेंकते हुए उसे आवाज़ दी, छोड़ उसे, छोड़। और जैसे ही मैंने उस आदमी ने गर्दन घुमाकर मेरी ओर देखा। उसे देखते हुए मुझे ये समझ बिल्कुल न देर नहीं लगी समझने में कि वो इंसान नहीं, वो एक वैम्पायर था। उसके हाथों पर, चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखें भी अजीब तरीके से चमक रही थी। मुझे देखकर वो किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। वो देखकर मैं गेट से पीछे हट गया। वो वैम्पायर आखिरी बार उस इंसान पर किसी जानवर की तरह झपट पड़ा। उस वक्त तक तो उस इंसान का झटपटाना बंद हो चुका था। शायद तब तक वो मर चुका था। मैं वहीं एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था। अगले एक ही मिनट में वैम्पायर ने शायद अपना काम ख़त्म कर लिया और उसने बस आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। शायद पीछे देखकर उसने तसल्ली की कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और अगले ही पल वो तेज़ी से वहाँ से गायब हो गया। वो देखकर मैं इतना डर गया था कि छुप छुपाते हुए मैं अपने घर चला गया। अब तक मैंने वैम्पायर के बारे में इंटरनेट और किताबों में ही पढ़ा था, पर यह पहली बार था जब मैंने वैम्पायर अपनी आंखों से देखा था। दूसरे दिन खबर मिली कि पुलिस ने उस गार्डन में किसी आदमी की लाश बरामद की, जिसकी गले को नुकीले दांतों से काटा गया था और सीने पर, बॉडी पर नाखूनों से नोचा गया था। उसका हाफ दिल भी बाहर निकला हुआ था और उसके शरीर में बिल्कुल ना के बराबर ही खून था। पुलिस ने उसे किसी जानवर के हमला बताकर उसी गार्डन को कुछ हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन सिर्फ मैं ही जानता था कि वहाँ क्या हुआ था, और मैं ये भी जानता था कि शायद कितना भी सच बताऊं, मेरी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं कभी भी दोबारा उस रास्ते से कभी नहीं गया। तो दोस्तों, आपको ये 2 डरावनी कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके शेयर कर। दिल्ली का रहस्यमय हॉस्टल। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। कुछ हादसे इतने डरावने होते हैं कि उन हादसों की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी खौफ से भर जाती है। भूत प्रेत की, चुड़ैल की कहानियाँ, किस्से सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर जो लोग इन हादसों से रूबरू होते हैं वो ज़िंदगी भर खौफ से गुजरते रहते हैं। ऐसे हादसों से याद करने के ही उनका दिल कांप उठता है, पूरा खून ठंडा पड़ जाता है। मैं सुरेंद्र शर्मा, ये कहानी मेरी है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको अपने जीवन की एक रहस्यमयी घटना सुनाने जा रहा हूँ। उन दिनों मैं बीएसए की दूसरे साल की पढ़ाई कर रहा था और मैं अपनी आखिरी एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहा था। तब मैं एक हॉस्टल में रहा करता था। मेरा कमरा हॉस्टल के आखिरी कोने में था। वहाँ पर लाइट हमेशा ही ख़राब रहती थी, पानी भी कभी ठीक से नहीं आता था और इसीलिए वहाँ पर कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं होता था। और एक दिन हमारे हॉस्टल का वॉचमैन मेरे कमरे में आया और उसके साथ एक अनजान सा लड़का था। उसने बताया कि वो लड़का एक कॉल सेंटर में काम करता है। पहले तो वो इस इलाके के पास एक हॉस्टल में रहा करता था, पर कुछ दिन पहले उसके हॉस्टल को कुछ कारणों की वजह से बंद कर दिया गया। इसलिए दूसरा कोई इंतज़ाम होने के कुछ दिनों तक वो इसी हॉस्टल में मेरे साथ मेरे कमरे में रहने वाला है। इतना कहकर वो वॉचमैन कमरे से बाहर चला गया। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा। वो लड़का देखने में काफ़ी अजीब सा था। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, चेहरे पर खरोंचे जाने के निशान थे। उस समय उसकी मुद्रा और उसके चेहरे का भाव बिल्कुल अमान्य में लग रहा था। उसके हाथ में 2 बड़े बड़े बैग थे। वॉचमैन के जाते ही उसने वो अपने बेड के कोने में रख दिए और पूरे कमरे को बारीकी से देखने लगा। उसने मुझे भी सिर से पैर तक निहारा। ये मेरे लिए काफ़ी अजीब सा था। बचपन से ही मुझे ऐसी चीज़ों से डर लगता आ रहा है। अंधेरे से तो मैं आज भी डरता हूँ। उस दिन वो दिन भर कमरे में यहाँ वहाँ घूमता रहा। मैंने 1-2 बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
वो बस घूमता रहा। वो कमरे में चक्कर लगाते वक्त अचानक से रुक गया और फिर कमरे की खिड़की से बाहर जाकर देखता और फिर उसी तरह चलने लगता। वो बहुत परेशान नज़र आ रहा था। उसे देखकर मुझे ये साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो किसी न किसी बात का इंतज़ार कर रहा है। उसका व्यवहार इतना अजीब था कि मैंने उसके बाद उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे दिन ढलने लगा और शाम होने लगी, उस लड़के के चेहरे के भाव एकाएक बदलने लगे। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कान नज़र आने लगी। उस मुस्कान की वजह से, अजीब सी मुस्कान की वजह से उसका चेहरा भी अब काफ़ी भयानक लगने लगा था। अभी मुझे पता चला कि इतनी देर से शायद वो दिन ढलने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा और चारों ओर अंधेरा होने लगा, उसी समय उसने अपना एक बैग उठाया और कहीं कमरे से बाहर चला गया। मुझे लगा कि वो शायद अपने कॉल सेंटर की जॉब पर चला गया है। उस रात मैं रात भर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। देर रात तक पढ़ाई करने की वजह से मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझ में तो अपने बेड तक जाने में भी हिम्मत नहीं थी और इसीलिए मैंने वहीं डेस्क पर अपना सिर रख दिया और बस कुछ ही देर में मेरी आँख लग गई। कुछ देर बाद अचानक मुझे बहुत ठंड लगने लगी, पर जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा कि मैं अपने हॉस्टल के कमरे से बाहर खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है कि या मैं हकीकत में बाहर खड़ा हूँ। वो देखकर मैं बहुत चौंक गया। ये क्या अजीब बात है, अभी तो मैं कमरे में था और मैं एकदम से यहाँ कैसे आ गया। बाहर सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सभी कमरों की लाइट बंद थी। मेरे कमरे के पास जो लाइट थी वो भी अब बंद चालू हो रही थी। वो सब मेरे लिए काफ़ी डरावना था। फिर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा, पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। शायद दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटाया, मगर कोई दरवाज़ा खोलने ही नहीं आया। फिर मैंने चिल्लाकर कहा, अरे कोई है, प्लीज़ यार दरवाज़ा खोलो। कई बार खटखटाने के बाद और आवाज़ लगाने के भी किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने चिढ़कर कहा, अरे कोई इंसान अंदर है भी, प्लीज़ मुझे अंदर ले लो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। पर फिर भी कोई भी अंदर से जवाब नहीं आया और फिर अपने आप ही धड़ाम से दरवाज़ा खुल गया और एकाएक मेरी तभी नींद टूट गई। मैं भी तभी धड़ाम से अपनी जगह से नीचे गिर गया। बाप रे, इतना डरावना सपना। मतलब वो सपना ही था, पर मैं उस वक्त बुरी तरह से काँप रहा था और मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया। पर मुझे ये अजीब सपना कैसे आया? अपने माथे का पसीना पोंछते हुए मैंने पूरे कमरे में एक नज़र घुमाई, पर आसपास सब ठीक था। मेरा दिल अब तेजी से धड़क रहा था। मैं तभी अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। वो सपना मेरे अंदर एक अपना डरावना एहसास छोड़ गया था। जैसे तैसे मैं फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह कौओं की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। वो बहुत तेज आवाज़ थी। मैंने उठकर खिड़की से बाहर देखा तो बहुत सारे कौवे मेरे कमरे के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। तभी वो लड़का कमरे के अंदर आ गया और उसके कमरे के अंदर आते ही एक अजीब सी बदबू मेरे पूरे कमरे में फैल गई। मेरी नज़र अपने आप ही उसकी ओर गई। वो भी अपनी गहरी नीली आंखों से मुझे ही घूर रहा था। उसकी ऐसी आंखें देखकर मेरे दिल में एक डर की लहर सी दौड़ गई। तभी मैंने एकदम से अपनी नज़र हटा ली और कॉलेज के लिए तैयार होने लगा। मैं उस कमरे से और उस लड़के से इतना घबराया हुआ था कि मैं बस उससे दूर जाना चाहता था। तो मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर कर अपने कॉलेज के लिए निकल गया। शायद आप यही सोच रहे होंगे कि एक लड़के से इतना क्या डरना, पर बदकिस्मती से मेरी बात सिर्फ वही समझ सकता है जो उस लड़के के साथ एक रात उस कमरे में गुजारे। खैर, आज मैं अंधेरा होने के कारण देर तक कॉलेज में रुका रहा और जब मैं अंधेरा होने के बाद कॉलेज से वापस अपने हॉस्टल में आ रहा था तो रास्ते भर में मैं बस एक बात ही सोच रहा था कि काश वो अभी अपनी जॉब पर चला गया हो। पर वो वही था। हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार वो कोई भी अजीब हरकत नहीं कर रहा था। वो चुपचाप बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर काम ही कर रहा था। मैंने सोचा कि अपने लैपटॉप पर कोई अपने कॉल सेंटर का कोई काम कर रहा होगा,
पर अब तो वो नॉर्मल भी दिख रहा था। मेरे कमरे के अंदर आते ही मुझे देखकर उसने स्माइल भी की, जैसे हम लोग काफ़ी देर से उसे जानते हों, मतलब हम बचपन के दोस्त हों। अब खाना खाने का वक्त हो चुका था। खाना खाने नीचे मेस में चलोगे?" मैंने पूछा, और फिर से स्माइल देते हुए उसने अपना लैपटॉप बाजू में रखा और कहा, "हाँ चलो।" मैंने इन 2 दिनों में पहली बार उसके मुंह से कुछ सुना था। साथ ही मुझे खुशी भी इस बात की थी कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। शायद मैं खामखा ही ज़्यादा सोचकर इन सब चीज़ों को लेकर डर रहा था। और फिर हम खाना खाने नीचे चले गए और खाना लेने के बाद हम वही हॉस्टल के मेस में बैठ गए। मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता था। तुमने अपना नाम ही नहीं बताया?" मैंने उससे पूछा। "विवेक, मेरा नाम विवेक है।" वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि जिस दिन वो हॉस्टल में आया था उसी दिन मैंने उसका नाम वॉचमैन से पूछ लिया था। उसका नाम अमारा था। ये बात मुझे काफ़ी अजीब सी लगी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो उठकर कमरे में चला गया। मैं भी तभी अपना खाना ख़त्म कर कमरे में आ गया। तब तक वो सो चुका था। मैं भी फिर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा और रात कुछ 12 बजे के करीब मैं भी सो गया। और साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे बचपन से ही एक प्रॉब्लम रही थी। कभी कभी बीच रात मुझे इतनी ज़ोर सी प्यास लगती है कि रात में कभी भी मेरी आँख खुल जाती है और पानी पीने का बहुत मन करता है। उस रात भी जब मेरी आंखें खुली और मैंने जो देखा उसको कोई और देखता तो उसको उसी वक्त हार्ट अटैक आ जाता। मैंने देखा कि वो लड़का अपने बेड पर बैठकर मुझे ही घूर रहा था, एकदम मेरी ओर ही देख रहा था। मैंने जब उसकी आंखों में आंखें डाली, मेरे जैसे पूरे शरीर ही जम गया, जैसे एकदम से पूरे शरीर में घुसबम्स आ गए हों। मैंने अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली और सोचने की कोशिश करने लगा कि आखिर मैंने क्या देखा। ज़रा सोचो, अगर आप आधी रात को अपनी आंखें खोलो और देखो कि आपको कोई घूर रहा है तो उस वक्त आप क्या करोगे? मैं इतना डर गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अभी मर जाऊंगा। मैंने जैसे तैसे हिम्मत कर अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और देखा कि उसके चेहरे पर तो कोई हाव भाव ही नहीं था। ना तो वो हंस रहा था और ना ही दुखी था। जैसे मैंने उसे पहली बार देखा था, बिल्कुल वही अमानवीय भाव। मैंने धीरे धीरे अपनी नज़र ऊपर कर घड़ी में देखा। रात के 3 बज रहे थे। मुझे मन ही मन में पता चल गया था कि अगर इस वक्त मैंने अपने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तभी मैंने सोचा कि 10-15 मिनट तक इंतज़ार करता हूँ कि शायद वो मुझे घूरना बंद कर सो जाए। मैं 15 मिनट तक बिना हिले किसी मूर्ति की तरह लेटा रहा और जब मैंने फिर से धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो वो मेरी आंखों में ही देख रहा था। अब पानी सर से ऊपर हो रहा था। मुझे तेज बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था अभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं, पर जितना तेज गुस्सा था उतना डर भी लग रहा था। मुझे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि उस कमरे में ठंड बढ़ती ही जा रही थी। भला कोई रात को 3 बजे किसी को क्यों घूरेगा। अब मैं अपनी आंखें खोलकर उस रूह कपकपा देने वाले चेहरे को नहीं घूर सकता था और इसीलिए मैंने नींद में दूसरी तरफ सिर रखने को सोचा ताकि वो मुझे देख ही ना पाए। मैंने दूसरी ओर मुँह किया और सोने की धीरे धीरे एक्टिंग करने लगा। बस मैं अब अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, जो अब हर मिनट मेरे नज़दीक आ रही थी। उस वक्त मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी कि मैं एक बार को तो अपना नाम ही भूल गया था। कुछ 10 मिनट बाद मेरे कान में कोई धीरे से बोला, "मुझे पता है कि तुम जाग रहे हो।" इतना सुनते ही मेरे शरीर का पूरा खून जम गया। मैंने चादर से अपना मुंह जोर से ढक लिया। मुझे आज भी याद है, मैं उस आवाज़ से इतना कांपने लगा था कि मेरा पूरा बेड हिल रहा था। पर उसको कैसे पता चला कि मैं जाग रहा था। अब मेरी मौत तय थी। मेरे पास उसकी ओर देखने की हिम्मत ही नहीं बची थी। मैं बस भगवान को याद कर रहा था, पर भगवान का शुक्र था उस रात आगे मुझसे कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। जब मैं अगले दिन उठा तो वो रूम में नहीं था। शायद मुझे लगा कि शायद वो अपनी जॉब पर चला गया होगा,
मैंने अपना हाथ मुंह धोया और अपने कॉलेज का बैग तैयार करने लगा। सामने ही उसके 2 बड़े बड़े बैग पड़े हुए थे। कहते हैं कि किसी आम इंसान के सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पर वो लड़का आम नहीं था। कुछ तो अजीब था जो मुझे बार बार महसूस हो रहा था। जब मैंने उसका एक बैग खोला तो मैंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। उस बैग में एक काला कौवा मरा हुआ था और उसके साथ उस बैग में बहुत सारी तंत्र मंत्र की चीज़ें भी रखी हुई थी। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि ये लड़का शैतानों से मिला हुआ है। मैं ये सब देखकर बहुत डर गया था। मुझे डर था कि अगर मैंने इसकी कंप्लेन हॉस्टल में की तो वो मुझे कौवे की तरह मार देगा। मैंने जब उसका दूसरा बैग खोला तो उसमें उसका लैपटॉप और ऑफिस का सामान पड़ा हुआ था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। तभी मुझे किसी की चलने की आवाज़ आने लगी। मैंने जल्दी जल्दी उसके बैग को बंद कर दिया। तभी दरवाज़ा बाहर से खुला और वो अपना खाना लेकर वहीं खड़ा था, बिल्कुल मेरे सामने। मतलब वो ऑफिस नहीं गया था बल्कि खाना लेने के लिए नीचे चला गया था। पर खुशकिस्मती से उसने मुझे बैग देखते हुए नहीं देखा था। मुझे लगा कि अब वो मुझसे कल रात की बात करेगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने टेबल में बैठकर चुपचाप खाना खाने लगा। वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। मैं जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए तैयार हुआ और वहाँ से निकलने लगा। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाला था तो उसने भारी आवाज़ में कहा, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने बिना उसकी बात का जवाब दिए हुए अपने कॉलेज चला गया और वहीं के कैंटीन में ही खाना खाया। तो मैं ना तो पुलिस को बता सकता था और ना ही किसी और को। मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था सिवाय उसके साथ रहने के। लेकिन एक बात थी कि अगर उसने मुझे मारना होता तो वो मुझे कब का मार चुका होता, और अगर मैं किसी को कुछ ना बताऊं तो वो मुझे कुछ नहीं करेगा। पर फिर भी स्कूल से यानी कि अपने वापस आते हुए सेफ्टी के लिए मैंने एक पेपर स्प्रे की बोतल ले ली, और अगर उसने मुझे रात को घूरने की या मारने की कोशिश की तो मैं उससे पेपर स्प्रे कर दूंगा। अब वो उस वक्त हालात ही ऐसे थे, इसके ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, इससे ज़्यादा तो। खैर, जब मैं वापस आया तो फिर से वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, चलो खाना खाने चलते हैं, उसने कहा। मैंने कहा ठीक है चलो। वो खाना खाते हुए आज तो खुश लग रहा था, पर कल की तरह वो पहले ही वापस अपने रूम में चला गया, यानी हमारे रूम में। जब तक मैं वहाँ पर पहुँचता तब तक तो वो सो चुका था, पर आज मैं रेडी था। आज मैं चुपके से पेपर स्प्रे अपने चादर में छुपा लिया था। आपको यही लग रहा होगा कि भला एक मामूली पेपर स्प्रे से उसका क्या होगा। ये तो मुझे भी नहीं पता था, पर एक चीज़ तो मुझे पता थी कि मैं इसके अलावा अब कुछ नहीं कर सकता था। खैर, उस रात मैंने पढ़ाई भी नहीं की और चुपचाप सोने चला गया। सोते सोते मेरी फिर से रात को नींद टूटी, पर इस वक्त मैंने आँख नहीं खोली और पेपर स्प्रे की बोतल को चादर के नीचे से लेकर हाथ में ले लिया। मैंने तय कर लिया था, अगर इस वक्त भी वो मुझे घूर रहा होगा तो मैं उसकी आँख में पेपर स्प्रे डालूंगा और उसके बैग में आग लगा दूंगा। पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो उस कमरे से कहीं गायब था। मैंने जब चेक किया कमरे में तो उसके कौवे वाला बैग भी कमरे से गायब था और दरवाज़ा भी अंदर से खुला हुआ था। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो कहाँ गया है। मैंने पेपर स्प्रे उठाया और धीरे धीरे हॉस्टल की छत की ओर चलने लगा। जब मैंने छत का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और जो मैंने देखा वो देखते ही मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो लड़का टेरेस पर बैठकर एक कौवे की बलि दे रहा था और बहुत सारे कौवे उसके आसपास शांत बैठे थे। मानो वो अपने होश में ही नहीं थे। वो सब देखने के बाद अब तो मैं 1 मिनट के लिए भी उस हॉस्टल में नहीं रुक सकता था, वरना मैं पागल हो जाता। मैं जल्दी जल्दी नीचे कमरे में चला गया और अपने बैग में जितना भी काम का सामान था जल्दी जल्दी से भरने लगा।
मुझे पता था, क्योंकि अब मैं सोने का नाटक नहीं कर सकता था। शायद उसे कल ही पता चल गया था। और फिर सामान पैक करते करते मुझे उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो अब नीचे आ रहा था। अब मेरी मौत जैसे पक्की हो चुकी थी। वो आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो मुझे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। आज उसकी नीली गहरी आंखें लाल लाल नजर आ रही थीं। उसने फिर कहा, तुमने ऊपर आकर अच्छा नहीं किया। अब जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। डर के मारे मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बदन पूरा ठंडा पड़ चुका था। तभी मेरा फ़ोन अचानक से वाइब्रेट करने लगा। वो मेरी पॉकेट में पता नहीं कैसे रह गया था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और जल्दी जल्दी से व्हाट्सएप खोलकर अपने कॉलेज के ग्रुप में आवाज़ रिकॉर्ड करने का बटन दबा दिया। इसके पहले कि वो लड़का आगे बढ़ता, मैंने जल्दी जल्दी से बोला, मेरा रूममेट काला जादू करता है और मुझे वो मारने वाला है। ये वॉइस रिकॉर्ड में कहते ही वो जैसे डर गया। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया मैं ये सेंड कर दूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। फिर उसने कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कल सुबह चला जाऊंगा यहाँ से, मगर तुम ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल डिलीट कर दो। अब मैं तो उसकी बातों में नहीं आने वाला था और फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। रिकॉर्डिंग को सेंड करते ही मेरे आसपास सब काला काला हो गया। मुझे तो अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसके आगे क्या हुआ मुझे आज तक याद नहीं। मुझे ये याद है, बस मुझे यही याद है कि मैं अगले दिन अपने बेड पर से उठा था। वो लड़का कमरे से जा चुका था। कमरे से ही नहीं बल्कि वो होटल, ये यानी कि हॉस्टल से ही हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें कोई रिकॉर्डिंग सेंड नहीं हुई थी। पर दोस्तों वो एहसास इतना डरावना था कि आज भी वो मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बताना आपको कैसी कहानी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कहानी को और तब तक के लिए धन्यवाद।